17 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली नौकरी एक पास ही में क्लिनिक में स्टार्ट करी एज एन रिसेप्शनिस्ट, जिसमें मुझे 800 रुपये मिलते थे। हर समय मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ करना है, कुछ ऐसा है जो मेरा कुछ छिन गया है मुझसे। सबसे मुश्किल चैलेंज हमारे लिए जो था वो ये था कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हर आर्टिसन का हाथ अलग है। हम लोग लिटरली, मेरी मदर पूरा लिख कर हम लोग पेपर पे जाते थे कि क्या 10 पॉइंट्स हमें उनसे समझाने हैं, बात करने हैं। हम लोग उनको 1 बाय 1 सबको समझा के आते थे। 48 की एज में जहाँ लोग बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपनी बेटी आकृति के साथ मिलकर ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया। मेरी मदर और मैंने 3 लाख से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज हमारी रेवेन्यू 50 करोड़ से ऊपर है। कभी-कभी एक औरत का सपना ये नहीं होता कि वो बड़ा होकर क्या करेगी, बल्कि ये होता है कि वो कुछ कर भी पाएगी कि नहीं। 20 साल घर सँभाला, बच्चे बड़े किए और परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाई, हर काम किया जो एक बीवी और एक माँ का होता है। लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर हमेशा लगता था कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ। 48 की एज में जहाँ लोग बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपनी बेटी आकृति के साथ मिलकर ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया। हम दोनों ने मिलकर 50 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस खड़ा किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ़ रेवेन्यू की नहीं है, ये कहानी है एक औरत की जिसने अपनी पहचान वापस पाई। नमस्ते, मेरा नाम पूनम रावल है और मैं हाउस ऑफ चिकनकारी की को-फाउंडर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल किया जाता था। मेरे फ़ादर का छोटा-सा कपड़े का शॉप था। 12वीं क्लास के बाद हमने नौकरी शुरू की घर पे अपने पिताजी से लड़ाई करके कि हमें कुछ करने दिया जाए कि हम भी कहीं इनकी हेल्प कर सकें। 17 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली नौकरी एक पास ही में क्लिनिक में स्टार्ट करी एज़ एन रिसेप्शनिस्ट, जिसमें मुझे 800 रुपये मिलते थे और वो 800 रुपये भी उ उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए। साथ-साथ ही हमने कॉलेज की पढ़ाई करी। कॉलेज के करने के साथ-साथ हमने टाइपिंग सीखा, शॉर्ट हैंड सीखा, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी दी। बट उस समय गवर्नमेंट के जो स्केल्स थे कम थे और प्राइवेट के ज़्यादा थे। तो उस समय मेरी एक कॉर्पोरेट में जॉब लग गई, तो मैंने फिर वहाँ जॉइन कर लिया। उस समय हमारे पेरेंट्स में ये प्रेशर रहता था कि लड़कियों की शादी टाइम से कर दें और अपनी ज़िम्मेदारी से फ्री हो जाएँ। 23 की एज में एक जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हुई और शादी के बाद भी मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी। 24 साल की उम्र में मेरी बेटी हुई और मैंने 5 साल तक जॉब की। बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि बच्चे को सुबह-सुबह मुझे बैग उसका पूरा पैक करके और उसका रिक्शा पे नानी के घर छोड़ के फिर मुझे बस लेने जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ से भी बस छूट जाती थी तो ऑटो करो, तो बहुत भाग-दौड़ होती थी। और बच्चे के वैक्सीनेशन के टाइम में तो ऐसे-ऐसे दिन देखे थे मैंने, जैसे आप शाम को इवनिंग में घर आके बस से उतर के घर जाके फिर बच्चे को लेना, अपॉइंटमेंट लेनी, रिक्शा करना है, फिर से उसका वैक्सीनेशन करा के जाना। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल थी मेरे लिए, क्योंकि कितने दिन तो ऐसे हो जाते थे कि मैं बच्चे को टेक केयर कर ही नहीं पाती। तो मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं न कहीं एक माँ ही होती है, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है। तो मैंने एक कॉन्शियस डिसीज़न के साथ जॉब छोड़ दी। मेरे जॉब छोड़ने के बाद से मुझे हर समय मेरे अंदर कुछ न कुछ ऐसा रहता था कि मुझे कहीं न कहीं कुछ करना है। कुछ ऐसा है जो मेरा कुछ छिन गया है मुझसे, जो मुझे हमेशा ये फ़ील होता था कि मेरे से कुछ चला गया है। अजीब-सी चुप्पी थी जो मुझे बार-बार कहती थी कि मेरी डेस्टिनी कहीं और है। तो मैं उसमें उस उधेड़-बुन में लगी रहती थी कि मुझे क्या करना है। कभी मैं कुछ कोर्स कर लेती थी आस-पास से जाके, कभी सिलाई सीख लिया, एम्ब्रॉयडरी का कुछ सीख लिया, कुकिंग का सीख लिया, मेकअप आर्टिस्ट का कर लिया। मुझे वो टाइम जो मेरे बच्चा स्कूल जाता था, वो बीच के टाइम में जो मैं सोचती थी कि कुछ अपने आप को बिज़ी रखूँ। लेकिन मेबी कहीं न कहीं जो है मैं अपनी इन चीज़ों को परिवार का ध्यान रखते हुए बैलेंस नहीं कर पाई। मेरा क्रिएटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि कुछ भी क्रिएटिव जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, वो चीज़ें मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी कि एम्ब्रॉयडरी ख़ास तौर से। इवन मैंने शादी से पहले भी कर रखा था, खुद से एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी और सिलाई भी सीखी हुई थी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं हर समय अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के कपड़े डिज़ाइन करती रहती थी। मेरा दिमाग पूरा अपना फ़ोकस डिज़ाइनिंग में चलता रहता था, एम्ब्रॉयडरी में, डिज़ाइनिंग में चलता रहता था। वो मैं शौक से अपने आप से करती रहती थी। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये क्रिएटिव पैशन मेरी पहचान बन जाएगा। अब मुझे जॉब छोड़े हुए 20 साल हो गए थे और मेरी शादी को 25 साल। जब मेरी बेटी बाहर से पढ़ाई कर वापस लौटी, तो उन्होंने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया कि वो अपना एक ब्रांड बनाना चाहती हैं।
उस ब्रांड के लिए उन्हें कहीं न कहीं किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। वो उनकी रिसर्च चल रही थी कि वो क्या प्रोडक्ट लाना चाहती हैं। उसी रिसर्च के दौरान मुझे एक हाथ के कारीगर का कॉल आया और मैंने आकृति से डिस्कस करा, चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिस्कस किया, तो वहीं से ये आइडिया आया चिकनकारी का। अब मैं अपनी डॉटर और को-फाउंडर आकृति को बुलाना चाहूँगी। आकृति। नमस्ते, मेरा नाम है आकृति रावल और मैं पूनम जी की डॉटर और हाउस ऑफ चिकनकारी की को-फाउंडर हूँ। 2019 में मैं लंदन से कॉलेज से पढ़कर आई थी एंड मैंने एक फैशन स्टार्टअप में काम किया था, जो कि एक क्लोथिंग रेंटल कंपनी थी। तो कोविड के दौरान 2020 में वहाँ पर थोड़ा-सा बिज़नेस ने हिट लिया था, जिस कारण मैंने सोचा कि मैं अपनी जॉब छोड़ती हूँ और कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। कोर्सेज़ करे मैंने बहुत, फेसबुक मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वेबसाइट बनाने का कोर्स, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है। किस फील्ड में बनाना है, किस प्रोडक्ट पे बनाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसी रिसर्च के दौरान मेरी मदर ने मुझे मेंशन किया था कि उनको एक आर्टिसन ने रीच आउट किया है जो कि हेल्प माँग रहे थे कोविड के दौरान कुछ एक्स्ट्रा काम की। मेरी मदर अपने पर्सनल डिज़ाइन्स के लिए और हमारे घर के सबके कपड़े डिज़ाइन करने में के लिए बहुत एम्ब्रॉयडर्स और टेलर्स के साथ टच में रहती थी। एंड जब उन्होंने मुझे वो मेंशन किया, वहाँ से हम लोगों को चिकनकारी का हमने रिसर्च किया, जो कि एक हैंडवर्क है, जो कि लखनऊ से आता है। मैंने बचपन से ही सुना था कि मेरी नानी और मेरी मदर को लखनवी चिकनकारी का बहुत शौक है। तो मुझे लगा कि मेरे पास चिकनकारी क्यों नहीं है? एंड ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि ये गैप को एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। मुझे प्रोडक्शन की ज़ीरो नॉलेज थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि फैब्रिक्स को कैसे टेस्ट करते हैं, एक स्पेक्स कैसे बनते हैं, एक स्टाइल कैसे बनता है, स्टिचिंग क्या होती है, स्टिचिंग क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। बट क्योंकि मेरी मदर का ये बहुत बड़ा पैशन था, उनको बहुत नॉलेज थी। तो मैंने बहुत डर के उनसे पूछा कि मेरा मन है कि हम इस प्रोडक्ट को और इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करें, बट मुझे नहीं पता कि प्रोडक्शन कैसे वर्क करता है। एंड उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बिना सोचे मुझे बस बोला कि चलो लखनऊ चलते हैं। एंड उनकी स्लिप डिस्क थी, आई रिमेंबर, उनको बैक में प्रॉब्लम थी एंड वो इतना लंबा ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी। बट उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने मुझे पूरे टाइम सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया कि चलो चलते हैं, कुछ लूज़ करने को नहीं है, जाके देखते हैं ना। जब हम लखनऊ पहुँचे, तो मेरी मदर को तो काफ़ी नॉलेज थी उस क्राफ्ट की, क्योंकि वो बहुत ही शौकीन थी एम्ब्रॉयडरीज़ के लिए, फैब्रिक्स के लिए। बट मुझे जेन्युइनली उस आर्ट फॉर्म से देखकर एक नज़र में प्यार हो गया। एंड हम लोग लेके गए थे ऑलमोस्ट 2 लाख, जिससे हमने स्टार्ट करने की प्लान की थी, दोनों की सेविंग्स थी। बट हम लोगों ने फिर 1 लाख और ऐड किया, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इन्वेंटरी लेने गए थे टू टेस्ट सम सैंपल्स। एंड जब हम लोग वहाँ गए, तो हमने जितना बजट किया था उससे ज़्यादा ही खर्च कर दिया, क्योंकि हम दोनों को जेन्युइनली उस एम्ब्रॉयडरी से प्यार हो गया था। एंड उस 3 लाख से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। 1 साल तक हमने उसी 3 लाख से अपने बिज़नेस को बड़ा किया था। मेरी मदर और मैं थे एंड एक और एम्प्लॉयी थी, जो हमारे हाउस हेल्प की डॉटर थी, वो हमें पैकेजिंग में हेल्प करती थी। तो मेरी मदर उस टाइम पे क्वालिटी चेक, इन सारे ऑर्डर्स का पैकेजिंग, वो अपने एंड पे ही देखती थी। बेसमेंट में जाके अपना काम स्टार्ट कर चुकी होती थी और मैं फिर शांति से पहले सारे इंस्टाग्राम के मैसेजेस का रिप्लाई करती थी। जैसे-जैसे इंस्टाग्राम के मैसेजेस का रिप्लाई होता था, उसके बाद फिर मैं कुछ कंटेंट प्लान करती थी कि आज क्या नया वीडियो शूट करें। तो बहुत सी वीडियोज़ मॉम पे ही शूट कर लेती थी। इनफैक्ट हमारी जो पहली वायरल हुई थी रील, वो भी मेरी मदर की ही थी। तो वो बस काम कर रही थी, पैकिंग कर रही थी और इधर-उधर घूम रही थी और मैंने उनके पीछे घूम के उनको फॉलो द फाउंडर करके एक वीडियो बनाई थी। तो ऑफ़िशियली हमारा इंस्टाग्राम पेज फिर 1 अक्टूबर के अराउंड लॉन्च हुआ था एंड शुरू में हम लोगों ने कुछ भी पेड मार्केटिंग नहीं करी थी, क्योंकि फंड्स नहीं थे हम लोगों के पास। हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट खुद ही, मतलब रियल कंटेंट शूट किया अपने ऊपर, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर, मेरे स्कूल फ्रेंड्स के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर। हम लोगों ने वो रियल स्टोरी अपनी बाहर लाई, तो ट्रस्ट के लिए हमने एक्चुअली अपना फेस वहाँ डाला था। यही हमारी स्ट्रैटेजी थी और बिज़नेस के लगभग 1.5 से 2 साल तक हम लोग सीओडी पेमेंट्स भी नहीं लेते थे और बिना उसके हम लोग मंथली 1 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुँच गए थे। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी हमारी वर्क कर रही है, जिस वजह से कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है हमें प्रीपेड ऑर्डर भी देना, तो हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। और उसमें से कुछ वीडियोज़ जो हमने बनाई, स्पेशली मेरी मदर पे, वो वायरल भी हुई और उस वायरलिटी से हमें फॉलोअर्स मिले। तो जब हमारे बिज़नेस की शुरुआत हुई और हमें ऑर्डर्स आने लगे, कुछ पहले ऑर्डर्स तो ऑफ कोर्स हमारे फैमिली, फ्रेंड्स में से हमें आए। जब मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे डाला बिज़नेस कि हमने लॉन्च किया है, उन प्रोडक्ट की कुछ फ़ोटोज़, तो मेरे बहुत पुराने स्कूल फ्रेंड्स और पुराने कनेक्शंस ने वो ऑर्डर प्लेस किया, जो मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था, क्योंकि वो मेरे इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं थे। एंड वहाँ से हमें फिर वर्ड ऑफ माउथ से आगे किसी ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि हमें आपके बारे में अपने फ्रेंड से पता चला,
एंड हमें अपने आप के बारे में अपनी सिस्टर से पता चला। बिज़नेस के लगभग 1.5 से 2 साल तक हम लोग सीओडी पेमेंट्स भी नहीं लेते थे। तो और बिना उसके हम लोग मंथली 1 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुँच गए थे। 3 लाख से बिज़नेस हम लोग 3.3 करोड़ तक, 3.5 करोड़ तक लगभग ले गए थे 1 साल, 1.5 साल के अंदर। और ये पूरा इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ था, हमारी वेबसाइट नहीं थी तब। जैसे-जैसे हमें कस्टमर का लव मिला, वैसे-वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने अपना ब्रांड स्केल करना शुरू किया, तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था कि ये एक क्राफ्ट है। एक एम्ब्रॉयडरी मोटिफ और दूसरा एम्ब्रॉयडरी मोटिफ कभी भी सेम नहीं लग सकते, क्योंकि ये मशीन से नहीं बना है, ये हाथों से बना है। तो सबसे मुश्किल चैलेंज हमारे लिए जो था वो ये था कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हर आर्टिसन का हाथ अलग है। उसके काफ़ी हमने प्रोसेसेस बिल्ड किए। हम लोग लखनऊ जाते थे, हम लोग लिटरली, मेरी मदर पूरा लिख कर हम लोग पेपर पे जाते थे कि क्या 10 पॉइंट्स हमें उनसे समझाने हैं, बात करने हैं। हम लोग उनको वन बाय वन सबको समझा के आते थे कि इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो बहुत मेहनत लगी वो सिस्टम बिल्ड करने में। और जैसे-जैसे ब्रांड बढ़ता गया, वैसे-वैसे आर्टिसन्स और लखनऊ की पूरी चिकनकारी इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस भी हम पे बढ़ता गया। ब्रांड के 2 से 3 महीने के बाद जब इंस्टाग्राम पे हमें और ग्रोथ चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। उस टाइम पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी शुरुआत हो रही थी। बट हमारे सामने जो चैलेंज था कि हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए भी बजट नहीं था। एंड उससे मुझे ये आइडिया आया कि हमें कोलैबोरेशन करने की नीड नहीं है, हम लोग उनको गिफ्ट भेज सकते हैं एंड अगर उनको पसंद है तो शायद वो पहन ले। हमने सोचा कि हम ये चांस लेंगे। तो हमने ये ट्राई किया कि हम लोग 5 से 6 गिफ्ट महीने के भेजेंगे एंड वो 5 से 6 गिफ्ट हम लोग उनको ऑब्वियसली बात करके ही भेजते थे इंस्टाग्राम पे कि हम आपको अपने ब्रांड के साइड से गिफ्ट भेजना चाहेंगे। एंड वहाँ से जब हमने गिफ्ट्स भेजना शुरू किया एंड इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, उनके स्टाइलिस्ट्स को प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा लगा और हमें ऑर्गेनिक स्पॉटिंग्स मिली। फर्स्ट फ्यू मंथ्स में एंड फर्स्ट 2 इयर्स में बहुत से सेलिब्रिटी स्पॉटिंग्स हुए, बट जो सबसे स्पेशल है मेरी मदर और मेरे लिए, वो रकुलप्रीत सिंह का है, क्योंकि वो पहली सेलिब्रिटी थी जिन्होंने हमारा कुर्ता पहना था एंड उनको पापराज़ी ने उनका पिक्चर लिया था। तो वो हर पेज पर आ गया था सोशल मीडिया पे एंड उसके बाद काफ़ी ऑर्गेनिक स्पॉटिंग श्रद्धा कपूर ने भी पहना था विदिन 1 डेढ़ साल के अंदर ही। सोनाक्षी सिन्हा बहुत बार स्पॉट करी गई थी। माधुरी दीक्षित भी मेरी मॉम की फ़ेवरेट हैं, तो उन्होंने एक बार जब पहना था 2 साल के अंदर-अंदर, तो मेरी मॉम बहुत एक्साइटेड थी। तो शुरू में 1 साल बिज़नेस 2020 से 21 तक हमारे इंस्टाग्राम पे चला, हमारे पास वेबसाइट नहीं थी और मैं मैनुअली ऑर्डर्स लेती थी कस्टमर से बात करके। तो पूरे दिन, मतलब दिन में 10-11 घंटे शायद मेरा इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम चलता था उस टाइम पे। और एक बार हमने सेल करी अपनी वेबसाइट से पहले, तो उस दिन हमें मैनुअली 1 लाख के ऑर्डर्स आए। दिन की हमारी 1 दिन की रेवेन्यू 1 लाख के अराउंड थी। तो वो एक माइलस्टोन था हमारे लिए, जो मैंने अपने माइंड में सेट भी करा हुआ था कि 1 लाख रेवेन्यू हो जाएगी, तो हम लोग वेबसाइट बना देंगे। एंड जब वो रेवेन्यू हुई, उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए वो जो 10-11 घंटे थे, वो शायद 16-17 घंटे मैं फ़ोन पर ही थी पूरा दिन। क्योंकि उतने ऑर्डर्स कन्वर्ट करने के लिए उतने ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत थी मुझे। तो तब हमने डिसाइड किया कि अब शायद वेबसाइट बिल्ड करने का टाइम आ गया है एंड हमने वेबसाइट पे फोकस करना शुरू किया। वेबसाइट हमने बिल्ड करी, मैंने खुद ही बिल्ड करी थी, ऑनलाइन कोर्सेज़ मैंने करे थे। जिस दिन हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई, उस दिन हमारी रेवेन्यू 4 टू 5 टाइम्स गई, जो कि हम इंस्टाग्राम से मैनुअली लेके करते थे। हम 5 लाख के करीब या 4 लाख के करीब रेवेन्यू एवरेज कर रहे थे और वेबसाइट लॉन्च होते ही वो 20 से 25 लाख के बीच में पहुँच गई। सो 2020 से 2022 तक हम लोगों की जर्नी हमारे घर से शुरू होके एक ऑफ़िस में 2021 में हमने शिफ्ट किया था, वहाँ तक पहुँच चुकी थी। 15 लोगों की रफली हम लोग टीम थे एंड 2022 में हमारे टीम मेंबर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप शार्क टैंक के लिए अप्लाई करिए। जब हमने फॉर्म भरा, उसके बाद 3 राउंड्स थे। जब हम दिल्ली ऑडिशन में पहुँचे, वहाँ हम पूरे इंडिया से आए हुए अलग-अलग स्टार्टअप से मिले एंड तब हमें लगा कि ये सच है, ये हो रहा है। तो दशहरा के दिन पर हमें बुलाया गया एंड हम गए एंड जब हमने पिच करा, वो एक्सपीरियंस हम दोनों के लिए आई थिंक हमारी लाइफ टाइम का सबसे टॉप एक्सपीरियंस में ही आएगा। वहाँ 2 शार्क्स भी हमारे साथ जुड़े, पीयूष एंड अमन। उन दोनों से हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी टीम से हमने बहुत कुछ सीखा। अराउंड 15 करोड़ पर हम थे जब हम शार्क टैंक पर गए थे एंड आज हम 50 करोड़ प्लस पर हैं। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी हम लोगों ने फिगर आउट नहीं करी थी। तो मेरी मदर और मैंने 3 लाख से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज हमारी रेवेन्यू 50 करोड़ से ऊपर है। जब हम अपनी 6 साल की इस जर्नी को देखते हैं तो हमें बिलीव नहीं होता। हमने सोचा नहीं था कि ये ब्रांड इतना बड़ा बनेगा। हमने ये ज़रूर सोचा था बड़ा बनेगा, बट हमें नहीं पता था कि ये लिखा था हमारी डेस्टिनी में। मेरी मदर का क्रिएटिव पैशन और मेरी बिज़नेस की एजुकेशन को कंबाइन करके जो ये बिज़नेस को हम इतना बड़ा कर पाए हैं, उस पे हमें इतना प्राउड फ़ील होता है। जब एक माँ और बेटी साथ मिल के काम करते हैं, तो सिर्फ़ एक बिज़नेस खड़ा नहीं होता, 2 जनरेशंस की सोच मिलती है और वो सोच जब मिलती है, तो ऐसा काम करती है, जो शायद अकेले करना इतना आसान नहीं होता। हमारी 6 साल की जर्नी में अपनी मदर से बहुत कुछ सीखा है।
जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग रही है कि एक होममेकर जब अपना काम छोड़ के एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो जो पेशेंस, डिसिप्लिन, पीपल मैनेजमेंट और ऐसी बहुत स्किल वो घर में यूज़ करती हैं, वो एक बिजनेस लीडर के लिए शायद सबसे टॉप स्किल है। और मेरी मदर जो इतने साल वो सारी स्किल्स घर पे रोज़ ग्रूम कर रही थी, शायद आज वो बिजनेस में यूज़ करके बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक तभी लेकर जा पाई। और अपनी जर्नी से मैंने ये सीखा है कि लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। और हम दिल से बहुत ग्रेटफुल हैं पूरी जोश टॉक्स टीम को कि आपने हमें यहाँ बुलाया एंड हमारी जर्नी हमें शेयर करने का मौका दिया।